हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल अरविंद नाथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोक्ता सीरीज़ नंबर 8। और इससे पहले हम पूरी 7 सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी जो इस सिलेबस को 4 भागों में बांटा है, तो उसमें से पहला भाग को हम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं और इसके हमने 7 सीरीज़ को कंप्लीट कर दिए हैं और 8वीं सीरीज़ हम आज करने जा रहे हैं। तो 7 सीरीज़ में मैंने जो टॉपिक चल रहा था मांग एवं मांग के लोच, तो उसके 81 प्रश्न जो है पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे। तो आज आते हैं प्रश्न नंबर 82वें पर। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ती है या कीमत वृद्धि होने से कुल व्यय की मात्रा घटती है, तो ऐसी वस्तु कही जाएगी। क्या कही जाएगी? अधिक लोचदार कहेंगे, इकाई से कम लोचदार, या पूर्णतः लोचदार कहेंगे, या इकाई से अप्रभावित लोचदार मांग कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ये मार्शल की जो व्यय विधि है, तो उसके अंतर्गत आता है। तो यह इकाई से अधिक लोचदार हो जाएगा। इकाई से अधिक क्यों लोचदार होगा? क्योंकि इसमें बोल की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। कीमत में वृद्धि से कुल व्यय की मात्रा यदि कम होती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगी कि इकाई से अधिक लोचदार कहेंगे इसे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र। ये मैंने कल भी बताया था कि पूर्ण ये क्या होता है? जो एक्स अक्ष होता है, ये जो है वो एक्स अक्ष के समांतर होता है। यानी ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है। यहाँ पर ए आर जो किसके बराबर होता है? एम आर के बराबर होता है। तो ये जो एक्स अक्ष है उसके समांतर होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र कैसे? पूर्णतः लोचदार। क्लियर हो गया? तो 83 का क्या हो गया? आंसर नंबर ए हो गया। 84वां आते हैं क्वेश्चन पे। 84वां जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको अच्छे ढंग से दिखेगा, दूर से ही दिखेगा, परेशानी नहीं होगी आपको। 84वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि होने से कुल व्यय की मात्रा यथा स्थिर रहती है, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? मांग की लोच कैसी हो जाएगी? इकाई के बराबर हो जाएगी। मांग की लोच कैसी हो जाएगी भाई? मांग की लोच तो ऐसी कंडीशन पर क्या हो जाएगा? इकाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85वां क्वेश्चन है, धन के समान वितरण से लगभग सभी व्यक्तियों की क्रय शक्ति ठीक होती है। यानी जब समान वितरण होता है समाज में सरकार के द्वारा, तो लोगों की जो क्रय शक्ति है यानी खरीदने की शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, ठीक ठाक रहती है। कीमतों में वृद्धि या कमी सब लोगों पर समान प्रभाव पड़ता है। यानी यदि कीमत में वृद्धि होगी या कमी होगी तो उसका समान प्रभाव पड़ता है। अतः मांग कैसी होगी? यानी उस कंडीशन में, यानी जब धन का समान वितरण होगा तो उस कंडीशन में मांग कैसी होगी? तो कैसी होगी कि इकाई के बराबर होगी। यानी जितनी कीमत बढ़ेगी तो उतनी मांग पर असर पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86वां, यदि ऐसी वस्तु है कि इसके प्रयोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सके तो उसकी मांग कैसे होगी? अधिक लोचदार होगी। तो क्या करेंगे? यदि मानव इनकी कीमत बढ़ जाती है, ऐसी वस्तुएं, तो आप क्या करेंगे? अब मानवाद क्या है? गाड़ी है जैसे, तो इसकी कीमतें भविष्य के लिए स्थगित की जा सकती। तो हम क्या हमारी मानवाद अभी क्या कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप अभी जो प्रवक्ता नहीं बने, तो आप सोचेंगे यार मैं तो क्या करूँगा कि फोर व्हीलर जो मैं तब लाऊंगा जब मेरी जॉब लग जाएगी। तो आप क्या करें? अपनी आवश्यकताओं को भविष्य के लिए स्थगित कर रहे हैं। यानी आप
ऐसा सोच रहे हैं कि चले यार हम जो कैंसिल कर देते हैं इसको, नेक्स्ट टाइम पे जब हमारी जॉब लग जाएगी तब हम जो है गाड़ी खरीद लेंगे। तो क्या हो रहा है, यानी इसका असर क्या पड़ रहा है, मांग पर क्या असर पड़ रहा है कि जो है जो अत्यधिक लोजदार है, सॉरी ये जो है अत्यधिक लोजदार बोला था मैं, ये टिक गलत में लगा, बोला सही लेकिन टिक गलत में। तो ऐसी वस्तुओं की मांग कैसी होती है, अधिक लोचदार होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सही, 86 का ए वाला हो जाएगा सही। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 87वें प्रश्न पर चलते हैं हम। 87वां जो प्रश्न है वो है आपका, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर वस्तु की मांग में बहुत अधिक कमी या वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग कैसी होती है। तो ये बी वो वाले में से आपने करना है। जब कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है तो इसके लिए क्या बोलते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। यानी ए वाला जो है ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है लेकिन उसकी मांग 40% की वृद्धि होती है तो इसके लिए क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसके लिए बोलेंगे यानी इसमें से कौन सा, अत्यधिक लोचदार मांग, ये दूसरे का ये जो है दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका। फिर है, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी स्थिति को क्या मानेंगे, ऐसी स्थिति को मानेंगे बेलोचदार मांग। तो ये जो है तीसरे का हो जाएगा ये वाला उत्तर। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, यानी जब इक्वल होता है। मान बात क्या है कि ये है मांग, यदि मांग में कितना परसेंट होता है परिवर्तन, 5%। मान बात क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है। और कीमत में भी यदि कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, 5%। यानी जब कीमत में 5% परिवर्तन हुआ तो मांग में भी यदि 5% परिवर्तन होता है इसके कारण, तो ऐसी मांग को हम क्या बोलेंगे, इकाई के बराबर मांग कहेंगे। तो इसके हिसाब से जो बैठ रहा है, जो आंसर हमारा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 87 का बैठ रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आंसर बैठ रहा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ये इसका सही आंसर हो गया है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 88। देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि यूट्यूब पर आपको सही ढंग से दिखाई दे। ठीक है, प्रश्न नंबर 88, यदि मांग की लोज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी है तथा डेल्टा पी अपॉन पी इजिकल टू 0 है तो मांग की लोज क्या होगी। यहाँ पर देखो भाई दो चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं कि डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू कितनी है रख रखी, 0 हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो माना कि क्या है, ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है, जैसे वो कुछ भी है, जैसे माना कि 1/2 ही रख लिया हमने, और जब हम इसको डिवाइड को क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं तो ये भिन्न क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। तो इसका मान तो दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। 0 की गुणा यदि किसी भी वैल्यू के साथ करेंगे तो आंसर आपका कितना आता है, 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 88 का। देखो 88 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, रुक जाइए थोड़ा सा। तो देखो यदि हम क्या करते हैं, ये जो है इसका मान की यदि हम बात करते हैं, किसके मान, ये डेल्टा एक्स और एक्स का मान माना कि 2 है, चलो इसका मान आ गया, चलो 2। अब यदि क्या है, डेल्टा पी बटे डेल्टा पी का मान यदि 0 है तो 0 से 2 को भाग देंगे तो बता कितनी बार जाता है,
कितने बार जाता है? अनंत बार। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अनंत। यानी आप इसका भाग नहीं दे सकते, 2 का भाग 0 का भाग 2 में नहीं जाता है, यानी अनंत। तो मांग की लोच कैसी होगी? अनंत। दोस्तों आप ये जितने भी मांग की लोच से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर अधिकांशतः आपको क्वेश्चन ही आएंगे, यानी सवाल आएंगे, वो बड़े छोटे से सवाल होते हैं, नाजुक सवाल होते हैं। देखो मैंने इसको जो है तुरंत ही इस क्वेश्चन को पकड़ लिया था, जबकि जो है इसमें मान भी नहीं दे रखे थे, सिर्फ एक का ही मान था दे रखा, दूसरे का मान है। तो आदमी को थोड़ा सा लॉजिकल वैसे जो है चलना पड़ता है। तो सिंपल सी हमने जो पकड़ लिया कि मान बात, चलो वो इसकी मान हमें दे नहीं रखा, इसकी जगह पर हम कुछ भी रख लेते, 1 2 3 4 5 रखते हैं, और बटे में ये दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखे? 0 दे रखे, मतलब बटे में। तो 0 को भाग देंगे किसी भी बीज संख्या में तो कितना आएगा? तो मान कितना आएगा भाई? नहीं जाता है भाग, यानी अनंत, यानी इन फाइनाइट वैल्यू है इसकी। क्लियर हो गया? सिंपल से क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई घबराने, हमने इसको बहुत सरल बना दिया, ईजी बना दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। मांग की आड़ी लोच का सूत्र है, मांग की आड़ी लोच का सूत्र है क्या है कि x वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और y वस्तु की आनुपातिक परिवर्तन। तो ये है, यहाँ पर x नहीं होगा बल्कि y होगा, ठीक है। ये थोड़ा बुक में प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है। यानी x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से जब किसी दूसरी वस्तु की जो क्या जाती है मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो दूसरी हो जाएगी यहाँ पर, न कि x ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल से, अन्य सभी जो विकल्प को पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी फिर उसके कारण से, ठीक है ना। आपका हम चाहते हैं कि आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए उसका सही ढंग से यूटिलाइज हो। चलो प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिस वस्तु की मांग बेरोजगार होती है उसकी कीमत ऊंची रखी जाती है। बेरोजगार बिल्कुल सही है, ये वाला 90 का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जिस वस्तु की मांग लोचदार होती उसकी कीमत नहीं। ये जिस वस्तु की लोचदार होने के, लोचदार शब्द को पकड़े, लोचदार का मतलब परिवर्तन होने वाली होती है कीमत के कारण से, तो उसकी ऊंची नहीं रखी जाएगी। ऊंची रखी जाएगी तो भाई मांग घट जाएगी उसकी, ये गलत है। तो सीधी बात है, ये गलत हो गया तो ये भी जो है अन्य ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे, ये वाला सही हो जाएगा। चलो पर फिर भी पढ़ लेते फास्ट। जिस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है उसकी लागत अधिक मानी जाती है। लागत का कोई संबंध नहीं होता है इससे। जिस वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है उसकी लागत अधिक मानी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नंबर अब है बारी प्रश्न नंबर 91 का, ठीक है, 91। मांग की लोच निम्नलिखित विधि से मापा जाता है। बिंदु विधि से, व्यय विधि से, चाप विधि। बिल्कुल सही, उपयुक्त में से सब सही है। क्लियर हो गया? ये मैंने इसको मांग की लोच जो है 12वीं वाली क्लास में जो पढ़ा रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या कर रखी है। ये सब सारी विधि मैंने 3-4 विधियाँ आपको पूरी सही ढंग से बता रखी है। आते हैं प्रश्न नंबर 92 पे। यदि मांग की लोच डेल्टा x अपॉन x और डेल्टा p अपॉन p है तथा ये पुनः क्वेश्चन आ गया है, तो ये क्या होगी? अनंत होगी। 92 का मांग की लोच क्या होगी? डेल्टा x अपॉन x, नहीं, थोड़ा सा ये अंतर है। इसमें मान किसका दे रखा है? इसका दे रखा है, पहले वाले का मान दे रखा है। यदि मांग की लोच मान बात ऐसी है, डेल्टा x अपॉन x बटे डेल्टा p अपॉन p है। अब ये यदि जो पहले वाले का मान बल कितना है? 0 है, और दूसरे वाले का मान जो आपको पता नहीं है। दूसरे वाले का मान है, यदि कुछ भी रखते हैं, मानो 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 10 रखते हैं, 100 रखते हैं, चलो 100 रख लो इसमें, तो 100 का भाग देना है, 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे जो कि 0 आ जाए? तो 0 बार ही तो पढ़ेंगे। 100 0 की 0,
तो क्या हो जाएगा, 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ा शानदार मस्त ढंग से ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। अब है बारी 93 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं। 93 पे, मांग की लोच की सीमाएं कौन सी है। मांग की लोच की सीमाएं, सीमाएं का मतलब है मांग कहाँ से कहाँ तक हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू तो बताओ, ये 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 से अनंत। हमने जब ये बिंदु रेखीय पद्धति जब आपको सॉरी हाँ बिंदु रेखा वाला जब हमने पढ़ाया था मांग की लोच ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर ये बीच में जस्ट 45 डिग्री पर इज इक्वल टू 1 होती है, और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होती है, यहाँ पर लेस देन 1 होती है, और यहाँ पर अनंत होती है। ये बताया तो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के अनंत तक। क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन कैसा आ गया, समझ गए ना। सिंपल सी बात है यार, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको टेंशन नहीं, बल्कि डू योर प्रिपरेशन, डोंट टेक टेंशन। 94 क्वेश्चन को पर आते हैं। यदि एक वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो समय की स्थिति उस वस्तु की कीमत उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता के बराबर। यदि एक ही वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है, यदि एक ही वस्तु का उपभोक्ता कोई उपभोग करता है तो उसकी साम्य मतलब संतुलन कहाँ पर होगा, अधिकतम लाभ उसको जो है कहाँ पर मिले, साम्य की स्थिति में उस वस्तु की कीमत जो होगी वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कई बार समझा दिया, अभी बार बार बारंबार क्या समझाना है ना, ठीक है ना। पर साम्य के बराबर 95, गिफिन वस्तुओं की कीमत परिवर्तन, गिफिन वस्तुओं की मांग कीमत परिवर्तन की दिशा में ही बढ़ती है या कम होती है। यानी जिस वस्तु में कीमत बढ़ती है तो कहने का मतलब उस वस्तु की मांग भी बढ़ती है और कीमत घटती है। यानी ये है, यदि प्राइस क्या होता है गिवन वस्तुओं का बढ़ता है तो इसकी जो डिमांड होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि प्राइस घटेगा तो गिवन वस्तुओं की जो डिमांड है वो भी घटेगा। तो बताइए क्या सही है कि गलत है कि 95 का आंसर 1 ए वाला ऑप्शन है सही, करेक्ट की बात कर रहा है ये तो, है ना। नेक्स्ट 96वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है 96, मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल को व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त किया जाता है मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल। मांग वक्र का जो ढाल होता है उसको इससे हम जो है QX और ये वाला जो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इससे हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। 97, रॉबर्ट गिफिन के उदाहरण में डबल रोटी को गिफिन वस्तु का नाम दिया गया। उनके निष्कर्ष की पृष्ठभूमि में क्या बात नहीं था। डबल रोटी किसानों के बजट में सबसे सस्ती थी, डबल रोटी सस्ती थी, या डबल रोटी पर किसानों के बजट का सबसे बड़ा भाग व्यय होता था। डबल रोटी सस्ती होने पर गरीब किसान इसका उपयोग करके अपेक्षाकृत महंगी वस्तु का उपभोग बढ़ाते थे। उपयुक्त सही, तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सब सारे कंडीशन वहाँ पर पाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने क्या दिया कि यानी जो निकृष्ट वस्तुएं हैं या घटिया किस्म की वस्तुएं हैं उसके संदर्भ में उन्होंने गिफिन का विरोधाभास वाला जो है उन्होंने एक तथ्य दिया। अब 98 का है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम,
98। मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर सीमांत उपयोगिता एवं कीमत समान समान रहती है। ये है आपका मांग वक्र है, ठीक है ना, ये P है, ये Q है। मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर सीमांत उपयोगिता बराबर रहती है। देखो सीमांत इस बिंदु पर मान बात ए है या ए, इसमें हम कितने भी बिंदु बना सकते। तो सीमांत उपयोगिता क्या रहती है, हमेशा बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि यदि कीमत जो है बढ़ेगी तो तुम मांग को कम कर देंगे, और यदि एक वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, तो तुम दूसरी वस्तु को खरीदेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप को सीमांत उपयोगिता क्या रहती है, सीमांत उपयोगिता एवं कीमत समान रहती है प्रत्येक बिंदु पर। मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर सीमांत उपयोगिता एवं कीमत क्या रहती है, समान रहती है। 98 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है 99 का है, जो व्यक्ति दंभ प्रभाव, स्नोब इफेक्ट या मिथ्या आकर्षण से प्रभावित होते हैं वो मांग के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं या को प्रभावित करते हैं कि अपवाद हैं या के अनुसार चलते हैं। 99 का सी वाला ऑप्शन सही है। 99 का ऑप्शन सी क्या है ये, जो व्यक्ति दंभ प्रभाव, स्नोब इफेक्ट या मिथ्या आकर्षण से प्रभावित होते हैं, यानी गलत आकर्षण से प्रभावित होते हैं, वो मांग के नियम के क्या हैं भाई, अपवाद होते हैं। वो क्या होते हैं, मांग के नियम के अपवाद होते हैं, यानी उनमें मांग का नियम मतलब लागू नहीं होता है। जैसे क्या है, जैसे सोने की वस्तुएं होती है, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे आभूषण, गहने हैं या सिक्के जो होते हैं, सिक्कों को रखने की प्रवृत्ति आदमी की और ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं दंभ प्रभाव। क्लियर हो गया, ये कैसे प्रभाव है, दंभ प्रभाव, यानी कुछ विशेष प्रभाव है। ये मिथ्या आकर्षक जिसके लिए बोलते हैं, मिथ्या मतलब गलत जो आकर्षक हैं एक प्रकार से। चलिए 100 नंबर का, डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि के बाद किसान इसका अधिक उपयोग करने लगे थे, जबकि मूल्य में कमी के बाद डबल रोटी का उपयोग कम कर दिया गया था। यह कथन किस अर्थशास्त्री से जुड़ा है, रॉबर्ट गिफिन। इसीलिए तो गिफिन का नियम बताया कि भाई कीमत बढ़ने पर जनरली क्या होता है, मांग घट जाती। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, कीमत बढ़ने के बाद मांग बढ़ी और कीमत घटने के बाद घटी है। तो ये किसके नियम से संबंधित है, कि रॉबर्ट गिफिन के नियम से संबंधित है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटक के कारण वस्तु की मांग का विस्तार एवं संकुचन होता है। दोस्तों ये जो बड़े बड़े नाम है, विस्तार और संकुचन, अब मैं कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक बताता हूँ जो किसी के पास नहीं है। ये संकुचन, ये 4 वर्ड का अपने में वो है, ये भी 4 वर्ड समझ लीजिए। इसमें विस्तार एवं संकुचन ये बड़े बड़े हैं। ये जो बड़े बड़े होते हैं ये कीमत के कारण से, मेन रोल किस चीज़ का है अर्थशास्त्र में, कीमत। यानी मांग और जो विस्तार है, ये बड़े बड़े जो नियम है विस्तार और संकुचन, ये किसके कारण से होता है, कीमत में परिवर्तन होने के कारण से होता है। और यदि हम वृद्धि की बात करें, वृद्धि और एक दूसरा वर्ड आता है कमी, मांग में वृद्धि और मांग में कमी की यदि हम बात करें तो देखो ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये 2 शब्दों का ये भी 2 शब्द हैं। यदि हम इन छोटों की बात करें तो ये कीमत के कारण से नहीं होते हैं। ये कीमत के अलावा जो अन्य कारक होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, ये उनके कारण से होता है, अन्य कारक या कारण से होता है। क्लियर हो गया। तो वो बताओ, कोई प्रश्न नंबर 101 है, किस घटक के कारण वस्तु की मांग का विस्तार और संकुचन होता है। बताइए किस घटक के कारण से होता है, कीमत। सिंपल सी बात। क्लियर हो गया। ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मेरी क्लास में। 102वां क्वेश्चन, मांग की लोच। अब मांग की लोच का मतलब होता है परिवर्तन। फिर बोल रहा हूँ, लोच मतलब परिवर्तन। मांग में परिवर्तन की माप, मतलब मांग की लोच
तो इसका जो सूत्र है कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण से, कीमत का जो आनुपातिक परिवर्तन है उसके कारण से मांग में आनुपातिक परिवर्तन, यानी 102 का ये बी वाला क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। और आपको बता लेता हूँ कि जिसके कारण से परिवर्तन होता है वो हमेशा नीचे आता है और जिसमें परिवर्तन होता है वो ऊपर आता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी क्लास में ऐसी छोटी छोटी बातों को नहीं बताया जाएगा। ये स्वतंत्र चर है कीमत, और परतंत्र चर हमेशा ऊपर रखा जाता है। ये मैथ साइंस की क्लास में भी पढ़ेंगे तब भी कोई इस बात को नहीं बताता है। ये स्वयं समझना पड़ता है, ये हमने स्वयं जो एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है ना। ये कहीं किताब में नहीं रहती ये चीज़ें लिखी हुई कि ऐसा होता है और वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। किताब में सिंपल सी बात लिखी हुई होती, कॉमन सी बात लिखी होती, ज़्यादा ऐसी बातें लिखी हुई नहीं होती किताबों में। नेक्स्ट 103, और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो तब क्या करेंगे। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है भाई। यदि वस्तु ऐसी है जिसकी मांग लोचदार है तो रेलवे उस वस्तु के भाड़े की दर क्या करेगा भाई। यानी मान बात ऐसे कोई वस्तु है रेलवे की जिसकी मांग लोचदार है, लोचदार मतलब परिवर्तन होगी, यदि वो मूल्य को बढ़ाएगा तो बताओ ऐसे में वो क्या करेगा कि मूल्य को क्या करेगा, कम तय करेगा। तो यानी भाड़े की दर को क्या करेगा भाई, कम तय करेगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा 103 का बी वाला हो गया। अब 104वें पे आते, प्रायः विलासिता की वस्तुएं के प्रयोग से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती। विलासिता की जब हम वस्तुएं प्रयोग करते हैं, जैसे पंखा, जैसे क्या हो गया विलासिता मतलब जैसे गाड़ियाँ हो गई हैं, हेलीकॉप्टर हो गया, तो इनसे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अतः इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर इनकी मांग क्या होती है, अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है, अनुपात से कम प्रभाव पड़ता है या अधिक प्रभाव पड़ता है। 104 का उत्तर क्या है, अधिक प्रभाव पड़ता है। विलासिता की वस्तुओं में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन आरामदायक वस्तुओं में ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। जैसे चीनी है, रोटी है, कपड़ा मकान, ये इनमें प्रभाव ना के बराबर में पड़ता है। प्रश्न नंबर 105 पे आते हम कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु कर लगाकर सरकार अपनी आय में सुगमता से वृद्धि कर सकती है। तो कर के कौन सी वस्तु में लगाएंगे जिसकी मांग कैसी होगी, यानी बदल जाएगी नहीं, मांग तो सरकार उतनी ही रखनी चाहेगी ना। तो 105 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। जिस वस्तु की मांग कैसे होगी, बेरोजगार होगी, उनको पता है कि भाई इसकी मांग तो लोग करेंगे तो उसमें लगा दो भाई। चलो भाई वैट लगा दो, अलाना लगाओ, जीएसटी लगा दो, फलाना लगा दो। ये किस चीज़ में लगाएंगे, बेलोचदार वाली वस्तु में, यानी जो आवश्यक, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और सरकार इसका क्या करती है, गलत नतीजा करती है फिर हैं। 106, किसी वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। लोचदार कब होगी अत्यधिक, भाई अनिवार्य वस्तु की होगी नहीं। ये वस्तु का उपभोग आदत के कारण से किया जाता है। उस वस्तु का उपभोग भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। उस वस्तु का उपभोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। अत्यधिक लोचदार 106 का डी वाला होता है। देखो कल भी एक क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का आया था कि ऐसी वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है जिनका प्रयोग एक से अधिक कार्यों में होता है। जैसे दूध का अत्यधिक लोचदार बढ़ रहा है ना, दूध की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। ठीक है। और यदि क्या होता है कि एक कारण से किसी एक कार्य में यदि आप कीमत बढ़ जाती है, एक कार्य है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जो कार्य होगा आप उसके लिए उसका यूज़ करेंगे। जैसे यदि दूध का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ा है तो हम भी क्या करते हैं कि जैसे बच्चे के लिए दूध लगाना तो सिर्फ बस उसी के लिए लगाएंगे, जो अन्य कार्य के लिए रहने देंगे, है ना। तो वही वाली बात है कि जो महत्वपूर्ण कार्य हैं आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर कार्यों के लिए छोड़ा जा सकता है।
चलिए अब आती बारी प्रश्न नंबर 107। चलते हैं। कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है और संपन्नता दिखाई देती है, फिर भी इस संपन्नता के बीच किसान गरीब रह जाता है क्योंकि उत्पादक की वस्तु की मांग लोच है। उत्पादक की जो वस्तु होती है उसकी मांग लोच कैसी है भाई? कृषि वाले उत्पादों की मांग लोच कैसी होती है? तो कैसी होती है? 107वें नंबर का क्वेश्चन बताएंगे आप। क्या होगा? बेरोजगार होते। अभी मैंने बोले क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं बेरोजगार होती है, इसलिए किसान हमेशा गरीबी है भाई, क्या करें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 108। किसी वस्तु की मांग बेरोजगार होती, बेरोजगार मतलब उस पर असर नहीं पड़ता है। क्या है? ए वाला ऑप्शन है, उस वस्तु की आय पर बहुत अधिक भाग व्यय होता है, उस वस्तु का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, उस वस्तु का उपभोग भविष्य के लिए टाला जा सकता है, उस वस्तु का उपभोग करने की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है। तो बेरोजगार आदत पड़ जाती है। सिगरेट की मांग बेरोजगार हो जाती है, किसी व्यक्ति सिगरेट पीने वाले नशेड़ी वाले व्यक्ति के लिए। शराब के लिए, अरे शराबी के लिए शराब कैसी है? बेरोजगार है, मांग घटेगी नहीं। खाना चाहे ना हो, रोटी कपड़ा मकान घर में हो ना हो, बीवी घर में बीमार हो ना हो, बीवी चाहे घर में बीमार हैं, बच्चे चाहे बीमार हैं, कोई लेना देना नहीं शराबी को। उसे क्या चाहिए भाई? उसे तो शराब ही चाहिए। बेरोजगार, शराब की मांग बेरोजगार। यदि आदत है, किसी को मीट खाने की आदत है, अरे भाई चाहे अन्य चीज़ हो ना हो, मीट खानी है, तो ये आदत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आदत किसी भी प्रकार की हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो उसकी मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि शराबी शराब का उदाहरण दे रहा है या सिगरेट ही सिगरेट का। ठीक है ना, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आती बारी 109वां प्रश्न देखते हैं। स्लॉट्सकी के अनुसार वस्तु की मांग एवं मूल्य के विपरीत संबंध का मुख्य कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, उपयोग दोनों। मैंने पिछली वीडियो में ये ढंग से समझा रहा, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि जो मांग एवं मूल्य में विपरीत संबंध होता है, ये है मांग और ये मूल्य है, ये मांग है। मांग में विपरीत संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि आप एक वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं, मानव किसी प्रतिस्थापन वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे? दूसरी वस्तु को खरीदना पसंद कर देंगे, यानी इस ओर चल जाएंगे। यानी यदि इस ओर कोई वस्तु बढ़ेगी तो इस ओर चले जाएंगे। और दूसरा आय प्रभाव होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता क्या करेगा? अपनी मांग को अधिक से अधिक करेगा। इसके कारण से ये मांग एवं मूल्य में विपरीत संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है। मिलान वाले ऐसी वस्तु जिसका उपभोग भविष्य के लिए स्थगित की जाती है तो उसकी मांग कैसी होती है? ये आपको पता है कि ऐसी वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होगी, भविष्य के लिए स्थगित किया जाता। अभी मैंने बताया था आपको उदाहरण कि जैसे क्या गाड़ी है, तो गाड़ी आप जो भविष्य के लिए स्थगित कर लेंगे, कोई नहीं यार 2 साल बाद ले लूँगा, तब तक मैं जो प्रवक्ता में निकल जाऊँगा तब जो है गाड़ी ले दूँगा, तो क्या हो गया? अत्यधिक इसकी मांग कैसी होगी? अत्यधिक लोचदार होगी। और दूसरा है प्राय आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? उनकी मांग कैसी होती है? बेरोजगार होती है, यानी 2 का 2 हो जाएगा सही। बेरोजगार मांग की तीसरा विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो इनकी मांग की लोच अधिक होती है, इसका उत्तर चौथा हो जाएगा। और बेरोजगार मांग की स्थिति में वस्तु की कीमत कैसी होती है? अधिक रखी जाती है। जो बेरोजगार होती है, जैसे हम अभी मैंने बताया जो आवश्यक सामग्री है, इसीलिए तो उनकी मांग ज़्यादा होती है। तो इसके अनुसार से 110 का जो ऑप्शन नंबर बैठ रहा है सही, वो बैठ रहा है बी वाला, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड, ये वाला ऑप्शन इसका सही बैठ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम प्रश्न नंबर 111। अर्थशास्त्र में मांग शब्द से तात्पर्य। अर्थशास्त्र में मांग शब्द से तात्पर्य, इसके चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक निश्चित कीमत पर वस्तु का उपभोग की जाने वाली मात्रा को हम क्या बोलते हैं?
मांग कहते हैं। मांग का मतलब एक निश्चित कीमत होती है और उस पर मांगी गई मात्रा को या उपभोग की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप अदर ऑप्शन को भी देख सकते हैं, ये सही नहीं बैठेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए अन्य ऑप्शन बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा मत सुनना कि सर तो समझा ही नहीं रहे, ठीक है ना। 112वां क्वेश्चन, मौद्रिक आय समान होते हुए भी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। यानी जब कीमत में कमी होती है किसी वस्तु तो क्या हो जाए, उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। वास्तविक आय बढ़ने का मतलब है दोस्तों कि उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। क्रय शक्ति मतलब होता है कि देखो यदि आप क्या है कि 50 रुपए की सब्ज़ी मतलब यदि आप 100 रुपए की सब्ज़ी लाते हैं एक दिन में, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। और क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो 100 रुपए की सब्ज़ी मतलब ना के बराबर आती। चलो आपने जो 1 किलो आलू ला दिया, 1 किलो प्याज ला दिया, बस यानी इतनी हो जाएगा। और थोड़ा सा जो टमाटर ला दिया आपने, तो 100 रुपए किलो यदि आपके एक दिन में खर्च होते हैं। यदि सपोज दैट इन सबकी वस्तुएं की कीमत घट जाती है तो अब तो आपको 100 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। अब तो आपकी उतनी सब्जी आपकी माना 60 रुपये में आ जाती है। तो आपकी बचत कितनी हो गई, 40 रुपये। 40 रुपये से आपकी क्रय शक्ति बढ़ गई। आप उन 40 रुपये से कुछ भी अदर सामान भी खरीद सकते हैं और या फिर इसके अलावा अदर प्रकार के फल फ्रूट या अदर प्रकार की जो साग सब्जी हैं उनको खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आप इस 40 रुपये से यानी कीमत में कमी होने के कारण से वो जो 40 रुपये जो आपकी बचत हुई है यानी क्रय, उससे आपकी क्या होगी, क्रय शक्ति में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। क्रय शक्ति में आपकी क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। कहने का मतलब आपकी वास्तविक आय बढ़ गई। तो इसी को ही वास्तविक आय बोलते हैं। वास्तविक आय का मतलब है क्रय शक्ति में वृद्धि होने के कारण से, यानी जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है और उसके कारण से जब क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है तो इसके लिए बोलते हैं वास्तविक आय में वृद्धि होने। कहने का मतलब आय तो आपकी उतनी होगी, मान बताओ आपको 5,000 रुपये आप जो कमाते हैं महीने का या 20,000 रुपये कमाते, सपोज चलो 20,000 रुपये कमाते, तो ठीक है आपकी आय तो उतनी रहेगी, चाहे कीमत चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। लेकिन वास्तविक में यदि देखा जाए तो आप अधिक चीज़ों को खरीद पा रहे हैं, यानी क्रय शक्ति में वृद्धि होनी, यानी वास्तविक आय में वृद्धि होनी। अब मैंने इतना कुछ समझा दिया कि बस आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। चलिए बात आती है इसकी कि जब मौद्रिक आय समान रहते हुए, यानी आपकी जो आय है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कीमत में कमी होने के कारण से, लेकिन कीमत में कमी होने के कारण से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप वह एक वस्तु की पूर्वापेक्षा अधिक इकाइयों को खरीदने में सक्षम हो जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में कहा जाता है। इसको क्या प्रभाव कहा जाएगा भाई, किसके कारण से हो रहा है ये सब कुछ, कीमत के कारण से। तो कीमत प्रभाव, ये जितनी मैंने आपको कहानी सुनाई ये हुआ कि ये कहानी सुनाई क्यों, कहाँ से हुई स्टार्ट, कीमत के कारण से ना। कीमत घटी ना, कीमत के कारण से सब कुछ हो रहा, बस कीमत प्रभाव। क्लियर हो गया, सिंपल सा। नाउ नेक्स्ट 113वां प्रश्न है, एक वस्तु की मांग अंतिम मांग कहलाती है जबकि एक उत्पादक के साधन की मांग व्युत्पन्न होती है। एक वस्तु की मांग अंतिम मांग कहलाती है जबकि एक उत्पादक के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जो वस्तु की मांग है वो क्या कहलाती है, अंतिम मांग कहलाती है। अंतिम मांग का मतलब वो डायरेक्ट उपभोक्ता के प्रयोग करने के लिए ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से तैयार होती है उनको हम बोलते हैं अंतिम वस्तुएं, ठीक है। अंतिम वस्तु की परिभाषा है। और जबकि एक उत्पादक के लिए साधन की मांग कैसी होती है, व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न हुई है, यानी ऐसी मांग जो किसी दूसरी वस्तु के कारण से उत्पन्न हुई है, व्युत्पन्न मांग। तो ये साधन की मांग होती है। तो ये कथन क्या हो रहा है, पूरा सही बात कर रहा है भाई यहाँ है। 113 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साधन की मांग व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न मतलब वो किसी अन्य वस्तु के मांग के कारण से उत्पन्न होती है। जैसे आप क्या है फावड़े का प्रयोग करते हैं, वो भी एक साधन है ना। वो जो कृषि में एक साधन का प्रयोग होता है फावड़ा। फावड़े की मांग क्यों करते हैं भाई, आलू का उत्पादन करने के लिए,
अनाज का उत्पादन करने के लिए उससे आप क्या करेंगे, जो आपका खेत है उसको आप सही ढंग से मेंटेनेंस करेंगे, उससे आलू उगाएंगे, धान उगाएंगे, पता नहीं क्या क्या उगाएंगे यार आप। तो दूसरी चीज़ की मांग के लिए वो आप क्या कर रहे हैं, उस वस्तु की मांग कर रहे हैं ना। तो फावड़ा क्यों खरीदते हैं आप, समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ की आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 113वां, तो हो गया 114वां प्रश्न। वह वस्तुएं जिनकी मांग पर अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से अनुकूल प्रभाव पड़ता है किस श्रेणी में आता है। अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से अनुकूल परिवर्तन होता है, उसके लिए बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं से अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, जो ज़्यादा समझाने का नहीं होता है उसको मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। वस्तु की मांग तथा उत्पादन के साधन की मांग। वस्तु की मांग तथा उत्पादन के साधनों की मांग एक समान नहीं रहती। वस्तु की मांग और उत्पादन के जो साधन हैं, एक ही मांग को व्युत्पन्न मांग बोलते हैं, दूसरी मांग को अंतिम मांग कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा है वस्तु की मांग को अंतिम मांग, ठीक है। तो 115 का आंसर है समान नहीं होती है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मांग में विस्तार के अंतर्गत हम मांगी गई मात्रा में उस वृद्धि को सम्मिलित करते हैं जो किसके कारण से होती है। अभी मैंने बताया है कि छोटे छोटे वर्ड क्या ये क्या मांग में विस्तार, यानी ये जो बड़ा वाला वर्ड है विस्तार और संकुचन किसके कारण से होता है, कीमत के कारण से। अब जब मात्रा में वृद्धि होगी तो क्यों होगी, जब कीमत कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए 117 है क्वेश्चन है। अब मांग की लोच सभी परिस्थितियों में एक समान होती नहीं होती है। प्रकृति के आधार वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होती। तो आंसर नंबर 117 का बी वाला हो गया, वस्तु की प्रकृति के अनुसार से बदलती है मांग की लोच भी। प्रश्न नंबर 118वां है। एक साधन की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। साधन की मांग किस पर निर्भर करती है। वस्तु की मांग जिसमें वहाँ प्रयुक्त किया जाता है, साधन की कीमत, वस्तु की औसत कीमत या जलवायु। एक साधन की मांग किस पर निर्भर करती है, ये करती है आपकी वस्तु की मांग जिसमें वहाँ प्रयुक्त होती है उस पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 19 है क्या है, मांग में संकुचन के अंतर्गत उपभोक्ता उस मांग वक्र पर बाईं ओर चल पहुंचता है तथा ऊंचे कीमतों के कारण वस्तु की मात्रा में क्या करता है, मांग में संकुचन और विस्तार किसी कारण से होता है, अभी बताया कीमत के कारण से। मांग वक्र पर बाईं ओर पहुंचता, ठीक है, बाईं ओर पहुंचता। ऊंचे कीमतों के कारण वस्तु की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 119 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सही क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 20वां पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20वां पे आते 120वां आते हैं। जब उपभोक्ता उन्हीं कीमतों पर पूर्वापेक्षा वस्तु की या अधिक इकाइयाँ खरीदने को तैयार हो जाता अथवा कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उतनी ही इकाइयाँ खरीदता है, तो यह स्थिति किसके साथ जुड़ी हुई होती है। जब उपभोक्ता उन्हीं कीमतों मतलब जो पहले की कीमतें हैं पूर्वापेक्षा वस्तु की, जो पहले की जो वस्तु है और उन्हीं कीमतों पर अधिक इकाइयों को खरीदने को तैयार रहता है अथवा कीमत के बढ़ने पर भी उपभोक्ता उतनी ही इकाइयाँ खरीदने को तैयार रहते। कहने का मतलब कीमत का उस पर क्या नहीं पड़ रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बताओ, तो इसमें क्या होगा, और उतनी ही इकाइयों को खरीद रहा है, तो इसमें क्या होगा, मांग में वृद्धि होगा या फिर क्या होगा, तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगा, क्योंकि इसमें कीमत क्या है, अपरिवर्तित रहती है। और अपरिवर्तित किस में रहती हैं, कमी या वृद्धि में रहती है। तो कहीं ये तो बोल रहा है कि उतनी रहती है, इसलिए मांग में वृद्धि को हम सही मानेंगे। क्लियर हो गया।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121वां है। बड़ा मज़ा आएगा आज की वीडियो में आपको। 121 कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। इसको मांग की लोच भी बोलते हैं। मांग की लोच मतलब मांग में कितना परिवर्तन हुआ, कितने अनुपात में परिवर्तन हुआ। जहाँ पर लोच मांग का नियम तो कितना नहीं बताता है, वो बताता है कि किस दिशा में घटेगा या घटेगा या बढ़ेगा, और सिर्फ ये बताता। लेकिन जो मांग की लोच है वो पूरा अनुपात को भी बताता है। और मूल्य सापेक्षता, इसी को ही मूल्य सापेक्षता बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, DEMAND, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया। ये दोनों हमारे सही हो गए। नाउ नेक्स्ट 122वां प्रश्न, विलासिता वस्तुओं की मांग कैसी होती है? विलासिता वस्तुएं की, विलासिता जीवन जीने वालों की कैसी हो? असीमित क्या हो गई, सॉरी, एक से अधिक होती है। एक से अधिक मतलब बहुत ज़्यादा होती है। 122वां का आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी वाला हो जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा। देखो असीमित क्यों नहीं होती है? असीमित तो किसी भी कंडीशन में होती नहीं। असीमित का मतलब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट एक जो काल्पनिक एक जो है धारणा है, इनफाइनाइट होता नहीं है यानी वास्तविक जीवन में मतलब। नाउ नेक्स्ट है, पराय अनिवार्यता एवं प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? जो अनिवार्य एवं प्रतिष्ठा रक्षक जो वस्तुएं होती है उनकी मांग कैसे होती है? कितना नंबर का क्वेश्चन था ये? 123वां नंबर का ये क्वेश्चन था। 123वां नंबर का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। क्या जो आरामदायक क्या तो अनिवार्य वस्तुएं होती है और प्रतिष्ठा रक्षक वाली वस्तुएं होती है उनकी मांग की लोच कैसे? क्या तो इकाई होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई से कम होती है, या पूर्णतः लोचदार होती है? तो कैसे होती है? इकाई से कम होती है, यानी उनकी मतलब लोचपूर्ण नहीं होती, मतलब बहुत ही कम। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब है प्रश्न नंबर 124वां। जो है इसको ऊपर कर लेते हैं, आपको स्क्रीन में दिखेगा, सही ढंग से दिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 124वां, जब कीमत में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांगी हुई मात्रा अपरिवर्तित रहे तो मांग की कीमत सापेक्षता का गुणांक है। मतलब कीमत सापेक्षता, मूल्य सापेक्षता एक ही बात है, नो कन्फ्यूज़न। जब कीमत में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रही, कीमत में तो परिवर्तन होता है लेकिन मांगी गई मात्रा यानी मांग में मतलब परिवर्तन ना हो, तो बताओ क्या है? बिल्कुल ना हो। तो 124 का आंसर हो जाएगा डी, शून्य परिवर्तन। मतलब शून्य, जब कुछ भी नहीं हो रहा परिवर्तन तो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 125वां की 25वां क्वेश्चन है, क्या है? कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में आने वाले अंतर के माप को ही मांग की लोच कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने। किसने दी है? एडम स्मिथ। ये इस ढंग से होना चाहिए था, प्रिंट में मिस्टेक है, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। 125 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अब आती बारी 126वें क्वेश्चन, मांग की लोच के विचार को देने का श्रेय के मांग की लोच और मांग का नियम। मांग मांग मांग, क्या मांग? मार्शल हैं मांग। तो मांग भी जहाँ थे मार्शल कर देना उसे। क्लियर हो गया? अब मांग की लोच की कितनी श्रेणियाँ होती? कितनी श्रेणी होती? 5 श्रेणियाँ होती। ये तो सभी को ही पता है, ये कुछ क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128वां जो प्रश्न है वो क्या है? स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप क्या होते हैं? दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो कौन सा वाला है ऑप्शन? जैसे चाय और कॉफ़ी, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ेगी। हाँ, तो दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी? मांग बढ़ जाएगी, तेज़ी से बढ़ जाती। 128 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरी वस्तु की मांग में तेज़ी से वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? नाउ 129वां
क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज की सीरीज का 129वां क्वेश्चन। हीन या निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र का ढाल होता है। 129वां क्वेश्चन है, कैसा होता है? हीन वस्तुओं के संदर्भ में आय मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? यूं में होता है, यानी ऋणात्मक होता है। कैसे में होता है? यहाँ से यूं में होता है। इसके लिए बोलते हैं ICC, यानी इनकम कंज्यूमर कर्व। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये ध्यान रखिए, नोट कर दीजिएगा हैं। जिसको अच्छे ढंग से पढ़ना है, मेहनत करनी है भाई, जिसको प्रवक्ता बनना है, 60,000 से ज़्यादा तनख्वाह लेनी है, वो तो मेहनत करेगा। आय मांग से तात्पर्य वस्तु की मांगी जाने वाले उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता अन्य बातों के समान रहने पर आय मांग हो रही है। आय मांग से क्या तात्पर्य है? तो 130वां क्वेश्चन का भी विभिन्न कीमतों विभिन्न आय स्तरों पर एक निश्चित समय में खरीदने को तैयार रहता। आय मांग का मतलब है कि आय के जो विभिन्न स्तर हैं, एक निश्चित समय में खरीदने को कोई उपभोक्ता तैयार रहता है, तो उसके लिए बोलेंगे आय मांग। क्लियर हो गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? आशा है कि आपको आज की वीडियो में बहुत ही आनंद आया होगा, आपने आनंद के साथ सीखने का प्रयत्न किया होगा। थैंक यू गाइस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरे जो है सब्सक्राइबर यदि बढ़ेंगे तो मैं आगे भी यूँ ही निरंतर आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।